चिल्लाई, वांग चांग तुम किस बात के मर्द हो? शादी के समय क्या क्या वादे किए थे और जरा सी मुसीबत आते ही मुझे छोड़कर भाग गए। मैं सच में अंधी थी जो तुमसे शादी कर ली। मुझे पास खड़ा देखकर वांग क्वांग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वो जल्दी जल्दी बोला, शाओ है मेरी बात सुनो, मैं डरा नहीं था, मैं हेल्प बुलाने गया था, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वापस आया। सोचा कोई टूल लेकर तुम्हें बचाने जाऊं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सूहे ने तुरंत पूछा, अगर ऐसा था तो डोर क्यों बंद कर लिया था? वांग क्वांग एकदम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सूहे फिर रो पड़ी। घर में खाने पीने की हर चीज खत्म हो चुकी है। अभी मेरा गोल्ड ब्रेसलेट भी खो गया। अब आगे क्या होगा? मैं अभी इतनी जवान, क्या सच में तुम्हारे साथ भूख से मर जाऊंगी? जितना वो बोलती गई उतनी ही ज्यादा टूटती गई। आखिर में वो फूट फूट कर रोने लगी। उस समय सू ही पूरी तरह बेबस थी और वंग चांग भी कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद को चाहे सोसाइटी का एलीट समझता हो, सालाना लाखों कमाता हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन के सामने वो बिल्कुल बेबस था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। तभी उसे कुछ अजीब लगा। इसका चेहरा इतना हेल्थी क्यों लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कई दिनों से भूखा हो। वो तुरंत मेरे पास आया। ब्रदर, क्या तुम्हारे घर में अभी भी फूड है? मैंने शांत होकर जवाब दिया, हाँ और काफी है। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, थोड़ा हमें भी दे सकते हो? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। मैंने जेब से एक ठंडी कोक निकाली, कैन खोली, एक लंबा घूंट पिया, फिर संतोष से डकार लेते हुए बोला, सर्दियों में आइस कोल्ड कोक पीने का मजा ही कुछ और है। ये देखकर वांग क्वांग और सूहे की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्हें देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। एपोकैलिप्स से पहले ये दोनों मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे, लेकिन अब मैं इनके लिए ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां ये चाहकर भी नहीं पहुंच सकते थे। वांग क्वांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हम पड़ोसी हैं, कहते हैं ना दूर के रिश्तेदार से अच्छा पास का पड़ोसी होता है। बस थोड़ा सा फूड दे दो। डिजास्टर खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला दूंगा। 6,000 रुपए महीना दूंगा, नहीं 8,000 रुपए महीना। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। ये आदमी अब तक रियलिटी समझ ही नहीं पाया था। मैंने एक फ्राइड चिकन निकाला, उसका एक बाइट लिया और मुस्कुराकर बोला, आइस कोल्ड कोक के साथ फ्राइड चिकन ही सबसे ज्यादा मजा देता है। दोनों पति पत्नी वहीं खड़े रह गए। उनकी नजरें मेरे हाथ में पकड़े फ्राइड चिकन पर ही टिकी थी। सुहे ने विनती की, अगर ऐसा है तो हम पैसे देकर खरीद लेते हैं, प्लीज। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ऐसा करते हैं, मेरे घर में इन दिनों बहुत बिखराव है, मुझे एक मेड चाहिए। मेरी नजर सीधे सूही पर टिक गई। मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तुम मेरी डेली लाइफ का ध्यान रखोगे। बदले में मैं तुम्हें तीनों वक्त का खाना दूंगा और हर दिन एक ब्रेड और एक बोतल वाटर तुम अपने घर भी ले जा सकती हो। तो डील मंजूर है? सूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो। मैं तुम्हारे घर की सफाई क्यों करूं? मैं सोसाइटी की एलीट हूं और तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय। मुझे अपनी मेड बनाना चाहते हो? क्या मजाक है, ये कभी नहीं होगा। तभी वांग क्वांग जल्दी से बोला, ऐसा करते हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर तुम्हारा घर साफ कर देंगे, गारंटी है सब चमका देंगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे घर में दूसरे मर्दों का आना अलाउड नहीं है। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो रहने दो। इतना कहकर मैंने डोर बंद कर दिया। वैसे भी मेरे पास फूड था, ड्रिंक्स थे और ठंड की भी कोई चिंता नहीं थी। मेरे पास इंतजार करने के लिए भरपूर समय था। रात को अचानक मेरा हॉट पॉट खाने का मन हुआ। मैंने एक बड़ा हॉट पॉट तैयार किया, उसमें बीफ, मटन, क्रेफिश सब कुछ था। उधर रूम 302 में वांग क्वांग और सुहे चुपचाप बैठे थे। घर में खाने लायक कुछ भी नहीं बचा था। भूख की वजह से उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। अचानक वांग क्वांग ने हवा सूंघी। ये क्या हॉट पॉट की खुशबू, या मैं भूख से हेलुसिनेशन देखने लगा हूँ? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे ही भूख से उनका बुरा हाल था, ऊपर से हॉट पॉट की खुशबू ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। वांग क्वांग चुपके से डोर खोलकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया, हॉट पॉट की खुशबू सच में मेरे फ्लैट से आ रही थी। उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया, पत्नी तुम उसकी हेल्प कर ही दो। सूहे ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। वांग चांग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? दिन में तुम मुझे छोड़कर भाग गए और अब रात को मुझे अकेले दूसरे आदमी के घर भेज रहे हो। वांग क्वांग जल्दी से बोला, शाओ है, गुस्सा मत हो, तुम बस उसके घर की सफाई करना। अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो जोर से चिल्लाना, मैं सुनते ही अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। अब सूही में झगड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके दिल की ठंड बाहर की ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। उसे अपना पुराना समय याद आया। उसका पति अच्छी सोशल स्टेटस वाला, शालीन, ध्यान रखने वाला और सबकी नजरों में परफेक्ट हस्बैंड था। लेकिन डिजास्टर आने के बाद उसने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। डरपोक, बेरहम और सिर्फ एक वक्त के फूड के लिए अपनी पत्नी को भी दूसरे आदमी के पास भेजने को तैयार। सबसे बड़ी बात, वो हर बार अपनी कायरता को सुंदर शब्दों में छिपाने की कोशिश करता था। पत्नी का चेहरा देखकर वांग क्वांग घबरा कर बोला, शाओ हे, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। याद है मैंने हैप्पी पीपल शुड स्टेप बैक प्रिंसिपल के बारे में बताया था? हम खुशहाल लोग हैं, अगर थोड़ा पीछे हट जाए। तो सूही ने उसकी बात बीच में काट दी। पीछे हटना, इतना पीछे कि अपनी पत्नी को ही दूसरे के पास भेज दो। अब ड्रामा मत करो, तुम सिर्फ एक आवड़ हो। अगर सच में दम है तो बाहर जाकर फूड लूट कर लाओ। कम से कम ये बड़ी बड़ी बातें करने से तो बेहतर होगा। वांग चांग घबरा कर बोला, नहीं पत्नी मेरी बात तो सुनो। सूही ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ सुनना नहीं है, मैं उसके पास जा रही हूँ। वांग चांग ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर सुहे का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका पति उसे रोकना ही नहीं चाहता था। उधर मैं घर के अंदर आराम से मीट खा रहा था, साथ में आइस कोल्ड बियर पी रहा। तभी डोर
डोर पर नॉक हुई। मैंने पी फोल से बाहर देखा, वहाँ सूहे खड़ी थी। मेरे होठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। मैंने डोर खोल दिया। सूहे ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी मेड बनने आई हूँ। हॉट पॉट की तेज खुशबू उसके चेहरे से टकराई और जो उम्मीद उसके दिल से खत्म हो चुकी थी वो धीरे धीरे फिर लौटने लगी। शायद मेरे साथ रहना वाकई उसके लिए जीने का रास्ता था। कम से कम वो जिंदा तो रह सकती थी। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, इतनी ठंड में ये इतने कम कपड़े पहनकर कैसे खड़ा है? इसे ठंड नहीं लग रही। मैंने सूहे की तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े उलझन भरे चेहरे वाले वांग क्वांग पर नजर डाली। मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड और एक बॉटल वाटर फेंक दी। वांग छांग की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बिना कुछ सोचे पैकेजिंग फाड़ी और भूखे जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। मैंने सूही से कहा, अंदर आ जाओ भाभी। सूहे ने लिविंग रूम में रखे गर्मा गर्म हॉट पॉट को देखा। अब वो खुद को रोक नहीं सकी और धीरे धीरे अंदर चली गई। बाहर से वांग छांग घबरा कर बोला, शाओहे अगर कुछ हो तो आवाज देना। मेन डोर बंद हो गया। उसकी बात भी वहीं खत्म हो गई। घर के अंदर कदम रखते ही सूहे पूरी तरह हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक पल में विंटर से समर में आ गई। तुम्हारा घर इतना गर्म कैसे है जबकि इलेक्ट्रिसिटी तो कब की जा चुकी है? वो धीरे से बोली, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या पहले थोड़ा खाने को मिल सकता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लगता है तुम अपनी पहचान भूल गई हो। मुझे मास्टर कहो। सूहे गुस्से से भर उठी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पेट में भूख से जोर की मरोड़ उठी। उसे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले उसके पति ने ब्रेड मिलने के बाद उसे एक बाइट तक देने की नहीं सोची थी। उसकी आंखें फिर लाल हो गई। वो सोसाइटी की एलीट थी और आज उसे अपने ही नजरिए से एक लोअर क्लास इंसान को मास्टर कहना पड़ रहा था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आखिर उसने धीरे से कहा, मास्टर। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ A4 पेपर का एक पेज बढ़ा दिया। ये मैड रूल्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और पूरी तरह फॉलो करना। सूहे ने हैरानी से पेपर उठाया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई। मेड रूल्स। 1, मेड घर के अंदर हमेशा वही मेड आउटफिट पहनेगी जो मास्टर तय करेगा। रूल तोड़ने पर 1 दिन तक फूड नहीं मिलेगा। 2, मास्टर की हर बात ऑर्डर मानी जाए। अगर जवाब दिया या बहस की तो उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा। जब भी मास्टर घर वापस आए मेड को खड़े होकर सम्मान के साथ ग्रीटिंग करनी होगी। रूल तोड़ने पर 1 दिन तक फूड नहीं मिलेगा। सूहे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये हद से ज्यादा है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं वापस जा रही हूँ। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा, फिर जेब से गोल्डन डेजर्ट ईगल निकाली और उसकी पीठ की तरफ गन तान दी। जो लोग बात नहीं मानते, अगर उन्हें अपने घर वापस जाने दिया तो वो देर सवेर खतरा बन ही जाते हैं। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने की जरूरत नहीं होती। सूही डोर तक पहुंची। उसने हैंडल पकड़ लिया लेकिन उसका हाथ वहीं रुक गया। कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस की रेंज से बाहर निकलते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड फिर से उसके शरीर में उतर आई। आखिरकार उसने हार मान ली। वो उस बर्फ जैसे ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। अपने निकम्मे पति का सामना नहीं करना चाहती थी और दोबारा भूख भी नहीं सहना चाहती थी। आखिर में सूहे ने खुद को समझाया, फिर सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर, मुझसे गलती हो गई। मैंने शांत आवाज में कहा, अब जब रहने का फैसला कर लिया है तो रूल्स के हिसाब से रहना सीखो। ये तुम्हारी पहली गलती है, इस बार माफ कर देता हूँ। सूहे ने सिर झुका लिया लेकिन मन ही मन दांत पीसते हुए बोली, हरामी, कभी मौका मिला ना तो तुम्हें इसका अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। करीब 1 घंटे बाद मैं आराम से खाना पीना खत्म करके अपने सामने बैठी उस खूबसूरत औरत को देखने लगा। दिल में उठ रही इच्छा को मैंने पूरी ताकत से दबा लिया। जल्दी किस बात की, आगे ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। इसके बाद मैं बाथरूम में गया, गर्म पानी तैयार किया और सूही से कहा कि वो जाकर आराम से नहा ले। मैं वापस लिविंग रूम में आकर बैठ गया। मन ही मन सोचने लगा, यही तो असली जिंदगी है। वाकई बिल्डिंग 5 की सबसे बेहतरीन औरत वही निकली। सूहे ने मुझे बिल्कुल अलग एहसास दिया। जैसा लोग कहते हैं, उसके साथ रहना बहुत सुकून देने वाला था। वो लिन वेन्यू जैसी बिल्कुल नहीं थी जो हर वक्त मुझसे नफरत करती थी और आखिर में मुझे ठुकरा कर चली गई थी। उधर सूहे को अभी अभी की सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखें फिर भरा लेकिन वो चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास गई और मेरे हॉट पॉट का बचा हुआ सारा खाना खा लिया। कई दिनों बाद उसका पेट पूरी तरह भर गया। उसके साथ मेरे लिए उसके मन की आधी नफरत भी खत्म हो गई। उसने मेड रूल्स के मुताबिक पूरा घर अच्छी तरह साफ किया। सब कुछ खत्म होने के बाद वो सोफा पर ही सो गई। अब वो समझ चुकी थी, यहाँ फूड था, गर्मी थी, सुरक्षा थी। ये जगह उसके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं थी। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो सर्वाइवल के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। जिंदा रहना सबसे जरूरी था। बस एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी, मेरे घर में इतना फूड आखिर रखा कहाँ था? किचन खाली था, फ्रिज भी पूरी तरह खाली था। क्या सारा सामान बेडरूम में है? लेकिन वो मेरी बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। जब यहाँ सब कुछ इतना अच्छा था तो बेवजह रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। रात 12:10 पर सिस्टम का रिवॉर्ड फिर से आ गया। टुडेज साइन इन रिवॉर्ड ऑप्शंस। पहला, न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो अनलिमिटेड एनर्जी देगा। दूसरा, बैटल मेड फंक्शन अनलॉक। तीसरा, 1000 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स। चौथा, ऐसी सॉक्स की एक जोड़ी जिससे कभी बदबू नहीं आएगी। मेरा मन हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स लेने का था लेकिन अभी की सिचुएशन में मेरे पास पिस्टल पहले से थी। इस समय ग्रेनेड्स उतने यूजफुल नहीं थे। बाद में फिर ऑप्शन आया तो ले लूंगा। बैटल मेड ये क्या चीज है? क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। सिलेक्शन पूरा होते ही सिस्टम पैनल में एक नया टैब दिखाई दिया। मैंने उसे खोला। सूही की पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। नेम सूही, मेजरमेंट्स 34, C 20 36, सिस्टम रेटिंग 82, करंट लेवल 1, मेड आउटफिट 55। मैंने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, बाकी सब तो समझ में आ रहा था लेकिन मैड आउटफिट 55 का मतलब क्या था?
ये तो वो आउटफिट नहीं हो सकता जो मैंने अपने हिसाब से बनवाया था। शायद ये कोई सिस्टम आइटम था। मैड को लेवल अप करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। ये किसी गेम स्किल जैसा था। काम करवाने से मेड एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस फुल होते ही उसका लेवल अप हो जाएगा। मेड का मैक्सिमम लेवल होस्ट के लेवल का आधा हो सकता था। यानी अभी के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा सूही को लेवल 3 तक पहुंचा सकता था। मुझे याद आया सिस्टम से मिले +5 लेवल्स की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटी हर तरह से बढ़ चुकी थी। ध्यान रहे, हर तरह से। मैं मुस्कुराया। सुहे को लेवल अप कराने को लेकर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। उधर उस पूरी रात वांग क्वांग बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे जरा भी नींद नहीं आई। मेरे फ्लैट से आती आवाजें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर अपनी पत्नी को खुद उसी ने मेरे पास भेजा था। सुबह ठीक 8 बजे काले पड़े हुए आंखों के घेरे लेकर वो मेरे डोर पर आ पहुंचा और नॉक करने लगा। मैं उनींदी हालत में डोर खोलकर बोला, क्या बात है? वांग चांग हिचकिचाते हुए बोला, मैं बस पूछना चाहता था शाओ हे कैसी है? वो पूरी रात तुम्हारे यहाँ रही, अब उसे घर लौट आना चाहिए। इतने में उसकी नजर लिविंग रूम पर पड़ी। सुहे पूरी मेड आउटफिट में खड़ी थी। उसके अंदर जलन और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को किसी तरह रोक लिया। मैंने माथे पर हाथ मारा। अरे देखो तो, मैं तो भूल ही गया था। भाभी बहुत मेहनती निकली, इन्होंने मेरा पूरा घर चमका दिया। मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैं सुहे की तरफ मुड़ा। तुमने पूरी रात काम किया है, थक गई होगी, अब घर जाकर आराम कर लो। सुहे ने तुरंत जवाब दिया, किचन और बाथरूम अभी साफ नहीं हुए, आज मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर उसने वांग क्वांग की तरफ देखकर कहा, पति बाहर बहुत ठंड है, आप जल्दी घर चले जाइए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसका जवाब मुझे बहुत पसंद आया। वांग क्वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पत्नी को ऐसी नजरों से घूरा जैसे अभी फट पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड और एक बॉटल मिनरल वाटर फेंक दी। ये आज का हिस्सा है। वांग क्वांग ने तुरंत दोनों चीजें उठा ली। खुश होकर बोला, थैंक्स। अगर अभी सफाई बाकी है तो शाओ हे यहीं काम करती रहे, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने सुहे की तरफ देखकर कहा, देखा तुम्हारा पति यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, उसे सिर्फ फूड चाहिए था। सुहे के दिल में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उसने सोचा था। शायद अब उसे मेरे घर में रहना धीरे धीरे सामान्य लगने लगा था। उधर वांग क्वांग अपने फ्लैट लौट आया। उसकी आंखों में भयंकर नफरत भर चुकी थी। सुहे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो पूरी तरह उसके कब्जे में जा चुकी है। शायद वो पहले से ही वहाँ जाना चाहती थी। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा। उसके घर का सारा फूड मुझे हर हाल में अपने हाथ लगाना है। बिल्डिंग 5 के सेफ्टी पासेज में अब काफी सर्वाइवर्स इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ नजर डालते ही वांग क्वांग के दिल में ठंड उतर गई। पूरी बिल्डिंग में जिंदा बचे लोगों की संख्या 100 से भी कम थी। बाकी लोग या तो ठंड से मर चुके थे, या भूख से, या फिर स्नो पॉइजन की वजह से। वांग चांग ने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग सुनिए, सिचुएशन बहुत गंभीर है। मेरा मानना है कि अब हमें एकजुट होना होगा। कल पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लोग बेसमेंट पार्किंग में ट्रेड करने गए थे, लेकिन ब्रदर लॉन्ग और उसके लोगों ने सब लूट लिया। अब कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी हालत और भी खराब होगी। इसलिए मेरा प्रपोजल है कि हम बचे हुए फैमिलीज एक अलायंस बनाएं, रिसोर्सेज शेयर करें, सब मिलकर इस क्राइसिस का सामना करें। भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, सब भूखे हैं, रिसोर्सेज शेयर कैसे होंगे? वांग चांग बोला, सबसे पहले हर फैमिली से एक हेल्थी एडल्ट निकलेगा। हम मिलकर एक गार्ड टीम बनाएंगे। फिर बिल्डिंग 101 से शुरू करेंगे और डोर टू डोर जाकर रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे। जिस घर में कोई जिंदा नहीं होगा उसका सारा सामान उठा लिया जाएगा। ब्रदर लॉन्ग के लोग अब हत्या तक करने लगे हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अगला नंबर हमारा होगा। पार्किंग का सेफ्टी डोर भी उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। इसलिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए हमें ग्रुप में चलना होगा। अगर ब्रदर लॉन्ग मिल भी गया तो डरने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 3 लोग हैं और हम 10 से ज्यादा। भीड़ में से किसी ने पूछा, तो फिर जो रिसोर्सेज मिलेंगे उनका बंटवारा कैसे होगा? वांग क्वांग बोला, जो गार्ड टीम में शामिल होगा उसी को रिसोर्सेज मिलेंगे। तभी एक महिला बोली, लेकिन मेरे घर में कोई हेल्दी एडल्ट नहीं है, मेरे पति शायद बाहर स्नो पॉइजन से मर चुके हैं, अब घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी है। एक और बुजुर्ग महिला बोली, हाँ ये तरीका बिल्कुल फेयर नहीं है, मैं और मेरे पति दोनों 60 साल से ऊपर हैं, ठीक से चल भी नहीं सकते, तो हमारा क्या होगा? कम से कम जो रिसोर्सेज मिले उनमें से थोड़ा बहुत हर फैमिली को मिलना चाहिए, एल्डरली को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये सुनते ही वांग चांग की आंखों में क्रूरता चमक उठी। वो मन ही मन बोला, बुढ़िया खुद कुछ करना नहीं और मुफ्त में खाना चाहती है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक मिडिल एज्ड आदमी भड़क गया, किसे फर्क पड़ता है कि तुम जियो या मरो? मैं वांग चांग की बात से सहमत हूँ, जो मेहनत करेगा उसी को फूड मिलेगा। जिंदा रहना है तो उसकी बात मानो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो शायद मैं भी तुम्हें थोड़ा बहुत दे दूं। जो बिना कुछ किए खाना चाहते हैं वो अपना अंजाम खुद भुगते। वांग चांग मन ही मन उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन उस आदमी की बात खत्म होते ही पूरा माहौल बेकाबू हो गया। चारों तरफ विरोध शुरू हो गया। अचानक उस मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा डरावना हो गया। उसने सबसे ज्यादा चिल्लाने वाली महिला के बाल पकड़ लिए और बार बार उसका सिर दीवार पर दे मारने लगा। चारों तरफ स्नो उड़ने लगी। कई दिनों से दबा हुआ तनाव अब पूरी तरह हिंसा में बदल चुका था। उस आदमी का चेहरा पागलों जैसा हो गया और उसने सबके सामने उस महिला को पीट पीट कर मार डाला। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। फिर करीब दर्जन भर आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उनके अंदर की आखिरी रोक भी
भी टूट चुकी है। पैंडोरास बॉक्स अब पूरी तरह खुल चुका था। उनमें से किसी ने जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स, इन सबको कंट्रोल में लो। जो काम के हैं उन्हें रहने दो, जो कोऑपरेशन नहीं करेंगे उन्हें बाहर निकाल दो। ये यहाँ सिर्फ बोझ है। वांग चांग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि सिचुएशन इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गई। उसका ओरिजिनल प्लान तो सिर्फ इतना था कि गार्ड टीम बनाकर मुझ पर दबाव डालेगा, मुझसे फूड छीन लेगा और अपनी पत्नी को वापस ले आएगा। लेकिन उसने इंसानी लालच और क्रूरता को बहुत हल्के में लिया था और अपनी खुद की कायरता को भी। अब वो सिर्फ डर कर भाग सकता था। वो लड़खड़ाता हुआ घिसटे हुए अपने फ्लैट में वापस छिप गया। उसी समय सूहे ने धीरे से पूछा, मास्टर, बाहर बहुत शोर हो रहा है, क्या हुआ है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम ठीक से करो, बाकी चीजों की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसी दिन से बिल्डिंग 5 में पर्स ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं था। अभी जिस आदमी ने पहला कदम उठाया था उसने पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के मर्दों के लिए रास्ता खोल दिया। दूसरी बिल्डिंग्स में भी लोग ग्रुप्स बनाकर डोर टू डोर फूड सर्च करने लगे और देखते ही देखते पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अराजकता में डूब गया। मैंने देखा बिल्डिंग 3 के फ्लैट 403 में लियू जी अकेली रहती थी। वो एक लाइव स्ट्रीमर थी। उसे स्नैक्स खाने का बहुत शौक था। इसी वजह से उसने घर में काफी फूड स्टोर करके रखा हुआ था, इसलिए वो बाकी लोगों से कुछ दिन ज्यादा टिक पाई। लेकिन अब उसके लिए भी अपोकलिप्स का अंत नजदीक आ चुका था। बिल्डिंग 3 में भी करीब 20 से ज्यादा मर्दों की एक टीम बन चुकी थी। वो लोग डोर टू डोर जाकर दरवाजे तोड़ रहे थे और उनका अंजाम क्या होता ये समझना मुश्किल नहीं था। डोर के पीफोल से झांकते हुए लियू जे ने देखा कि फ्लैट 401 का डोर तोड़ दिया गया था। अंदर से पड़ोसन की दर्दनाक चीखें सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। लियू जे जानती थी कि वो उस औरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अगर उन आदमियों की नजर उस पर पड़ गई तो उसका अंजाम शायद उससे भी ज्यादा दर्दनाक होगा। अचानक उसे कल बेसमेंट पार्किंग में मिला वो आदमी याद आया। उसने कहा था कि वो बिल्डिंग 5 फ्लैट 301 में रहता है। मुझे किसी भी तरह उससे मदद मांगनी हो। बाहर सिचुएशन पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। बहुत जल्द उनका अगला टारगेट उसी का फ्लैट बनने वाला था। लियू जी बिना देर किए सीधे बालकनी की तरफ भागी। किस्मत अच्छी थी, आज स्नो नहीं गिर रही थी। उसने सावधानी से विंडो पर जमी बर्फ हटाई, फिर जल्दी से विंडो खोली और बाहर झुककर देखने लगी। बिल्डिंग 3 और बिल्डिंग 5 के बीच सिर्फ 20 मीटर का फासला था और उसकी विंडो से सीधे मेरी बालकनी दिखाई दे रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। घर में रखी बॉटल, जार और जो भी हाथ लगा सब बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि विंडो पर आवाज करके मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन उसकी ताकत कम थी, एम भी ठीक नहीं था। उसने कई बार कोशिश की पर कुछ भी मेरी विंडो तक नहीं पहुंचा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक स्किन केयर बॉटल सीधे मेरी विंडो से टकराई। बॉटल नहीं टूटी लेकिन टक्कर की आवाज काफी तेज थी। उसी समय मैं सूही को मेड रूल समझा रहा था। आवाज सुनते ही मैं बालकनी की तरफ चला गया। मैंने भौहें सिकोड़कर बाहर देखा। वहाँ लियू जे मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी, जल्दी मुझे बचाओ, वो लोग अंदर घुसने वाले हैं। उसी समय 401 के अंदर मौजूद एक आदमी चौंक गया। मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो हैरानी से उठकर खड़ा हो गया। सोफा पर बैठा मजबूत शरीर वाला एक आदमी सिगरेट मुंह में दबाए गंभीर नजरों से डोर की तरफ देखने लगा। बॉस, आवाज इसी फ्लोर से आई है। उस आदमी का नाम लिन हाओ था और वही बिल्डिंग 3 का लीडर था। आवाज 403 से आई है। उस फ्लैट में एक औरत रहती है। लिन हाओ ने हाथ हिलाया और सबको लेकर सीधे 403 के डोर पर पहुंच गया। अगले ही पल जोर जोर से नॉक होने लगी। लियू जे और भी डर गई। वो घबराकर मेरी तरफ चिल्लाई, वो आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। बाहें मोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें बचाऊं? जानती हो उसकी कीमत क्या होगी? लियू जी कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई। फिर बोली, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। मैंने सिर हिलाया। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। लियू जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसी समय स्पेशल मेड आउटफिट पहने सुहे धीरे धीरे चलकर मेरे पैरों के पास आकर खड़ी हो गई। ये दृश्य देखकर लियू जे पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने सुहे को ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी ठंड में इसे ठंड नहीं लग रही क्या? ये सुपर ह्यूमन है। मैं मुस्कुराया। धीरे से सुहे के बालों पर हाथ फेरा। फिर लियू जी की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन कंडीशन वही होगी जो इसकी है। उसी समय डोर तोड़ दिया गया। लिन हाओ अपने आदमियों के साथ अंदर घुसा। उनकी नजर सीधे बालकनी में खड़ी लियू जे पर पड़ी। कमरे की दीवारों पर हर तरफ उसी के पोस्टर और फोटोज लगे हुए थे। उसकी खूबसूरती और फिगर देखकर सबकी आंखें चमक उठी। लियू जे घबराकर चिल्लाई, पास मत आना। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, फिक्र मत करो, मैं उनका इंतजाम कर दूंगी। लियू जे ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं मान गई, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। उसकी तरह बनना भी मंजूर है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस आदमी के साथ गई तो ज्यादा से ज्यादा उसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते तो पता नहीं कितने आदमियों के हाथों बर्बाद होना पड़ता। लिन हाओ हैरानी से उसकी तरफ बढ़ा, तुम आखिर किससे मदद मांग रही हो? लेकिन उसका हाथ लियू जी तक पहुंचता उससे पहले ही उसने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा और डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक नौजवान विंडो सिल पर चढ़ चुका था और जंप लगाने की तैयारी कर रहा था। अगले ही पल धड़ाम, मैंने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। 2 बिल्डिंग्स के बीच के 20 मीटर के गैप को पार करते हुए सीधे 403 की बालकनी में जा उतरा। लिन हाओ दंग रह गया। उसके संभलने से पहले ही मेरे साइज 44 वाले पैर की जोरदार किक सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो हवा में उड़ता हुआ कई लोगों को गिराते हुए दूर जा गिरा। मैं आराम से जमीन पर उतर गया। मन ही मन मुझे भी हैरानी हुई, अब सिर्फ लेवल 6 पर मैं इतना ताकतवर हो गया। अभी कुछ सेकंड पहले मुझे अचानक लगा था कि मैं ये जंप लगा सकता हूँ और वो सच भी हो गया। सिस्टम वाकई कमाल है। ये पूरे 20 मीटर थे। मैं तो जैसे उड़कर आ गया। लियू जी का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो मुझे घूरते हुए हकलाकर बोली, तुम यहाँ आए कैसे? दूसरी तरफ लिन हाओ किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में थोड़ा
डर था, लेकिन उसे याद आया कि उसके साथ 20 से ज्यादा आदमी हैं और सबके हाथ में नाइफ है। ये सोचकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। छोकरे, हीरो बनकर लड़की बचाने आया है, पहले ये तो देख हम कितने लोग हैं, चुपचाप हथियार डाल दे। उसके आदेश देते ही बाकी लोग भी किचन नाइफ और फ्रूट नाइफ निकालकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं हंस पड़ा। अच्छा हुआ, इसी बहाने आज अपनी असली ताकत भी टेस्ट हो जाएगी। मैंने होठों पर जीभ फेरी। गन निकालने का कोई इरादा नहीं था। मैंने मुट्ठी भींची और सबसे पास वाले आदमी पर जोरदार पंच मार दिया। लिनहाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये इंसान है भी या नहीं? इतनी भयानक ताकत। ये सब देखकर ल्यूजे की आंखें उलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने भी अपनी मुट्ठी को हैरानी से देखा, फिर जमीन पर गिरी एक किचन नाइफ उठाई और उन सब की तरफ देखकर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिलीवरी आ चुकी है। अब तुम सबको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का समय आ गया है। मेरी आवाज उन्हें किसी डेविल की फुसफुसाहट जैसी लगी। पता नहीं किसने पहले चिल्लाया, भागो। अभी अभी बनी पूरी टीम पलक झपकते ही बिखर गई। सब लोग डोर की तरफ भागने लगे। लिनहाओ सबसे आगे भागा, लेकिन 20 से ज्यादा लोग एक छोटे से डोर से एक साथ कैसे निकलते? पूरा एंट्रेंस जैम हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैंने किसी की परवाह नहीं की। आधे लोग भागने में कामयाब हुए, बाकी वहीं रह गए। मैं आराम से फ्लैट 403 से बाहर निकला। हॉलवे अब पूरी तरह खाली था। मैंने हाथ में पकड़ी टूटी हुई किचन नाइफ एक तरफ फेंक दी। तभी फ्लैट 401 का डोर खुला दिखाई दिया। अंदर वही औरत जो अभी जिंदा थी किसी तरह घिसटते हुए डोर तक आई और कमजोर आवाज में मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र करीब 30 से 40 साल रही होगी। चेहरा भी ठीक ठाक था। अगर उसके साथ ये हादसा न हुआ होता तो उसमें अलग ही आकर्षण होता, लेकिन अब वो मरने की कगार पर थी। शायद ये उसका आखिरी होश था। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। प्लीज मेरी बेटी, मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया। मुझे दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ गया। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। उसने जोर से अपना सिर फ्लोर पर मारा। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन मरने से पहले उसने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द निकाले। जियांगचेन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मैंने आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। ये नाम सुनकर मेरी दिलचस्पी जाग गई, क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रुयान भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने उस औरत की लाश की तरफ देखा, फिर हल्की सी सांस लेकर उसके फ्लैट के अंदर चला गया। उसका पति पहले ही खून के तालाब में मरा पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी। कुछ देर बाद मुझे उनकी फैमिली फोटो मिल गई। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी।